नमस्ते साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत। हम लोग आज बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा, जिसमें हिंदी विषय की परीक्षा जो आज ही संपन्न हुई 5 अगस्त को, उसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण और शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आए उनके समाधान की बात हम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि चूंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में मैंने जो इससे पूर्व का जो व्याख्यान था भाग 1, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये पीडीएफ के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप मैया पाठशाला का जो अबाउट अस है उसमें जाकर के वहां पर टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें और वहां से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि एक एक प्रश्नों को लिख करके समझाना थोड़ा दुष्कर होगा, इसलिए मैं यहां पर सही और गलत की बात करूंगा। वहां पर आप इस पीडीएफ के साथ में उसको मिलान करते हुए पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अभी हम पहले व्याकरण के प्रश्न ले रहे हैं, जो कि न केवल हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बल्कि जो एसआई है, जो पटवार है, जो ग्राम सेवक, तमाम परीक्षाएं जिसमें हिंदी व्याकरण होती है उसके लिए भी बहुत काम का है। इसलिए इसको आप समान रूप से सुने। जहां पर हिंदी साहित्य के प्रश्न स्टार्ट हो जाए वहां पर सामान्य व्याकरण वाले विद्यार्थी जो है वो आउट हो जाए। चलिए शुरू करता हूं। मित्रों एक प्रश्न आया कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसका सही आंसर जो है वो है उरीण। पहला दिया था उरीण, फिर है ऋषि, फिर है ग्रीष्म और फिर है जान। आपको ध्यान रखना है शब्दकोश की दृष्टि से सही विकल्प चुनना है, बाकी 3 गलत है जो आप पीडीएफ में देख लें। उरीण उ पहले आएगा, उ के बाद में री आता है। स्वरों का क्रम मैं आपको बता देता हूं, अ आ ई उ देन री। तो जो उ आएगा फिर री आएगा, फिर क ख घ आएगा, तो ये ग आ गया, और फिर ये ज जो है वो संयुक्त वर्ण है। और ये कहां मिलेगा आपको? शब्दकोश में च वर्ग में ज हलंत आ जाता है, वहां पर य के साथ जब जुड़ता है तब ज बनता है। शब्दकोश की दृष्टि से जो 3 विकल्प इस प्रश्न पत्र में जो दिए वो गलत है। सही विकल्प होगा उरीण, ऋषि, ग्रीष्म और जान। आगे बात करता हूं। आगे प्रश्न आया था कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। पहला दिया था कि पौ और अक से पावक, तो पौ और अक से पावक बनता है, कहीं कोई गलती नहीं है। फिर दिया था कि अक्ष और उहीनी से क्या बनता है, तो अक्ष और उहीनी से अक्षोहिणी बनता है, अक्षोहिणी बनता है, ये भी ठीक था। फिर था कि सत और नारी से क्या बनेगा, तो सन्नारी बनेगा, ये भी ठीक है। यहां पर देखिएगा ये अयादि संधि है, अक्ष और उहीनी गुण संधि का अपवाद वृद्धि संधि का उदाहरण है। सत और नारी जो सन्नारी है, त का न हुआ है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और फिर दिया है कि राम और ईश से आगे बनाया है रमेश, यही गलत है। रमेश का सही संधि छेद होता है रमा धन ईश। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका सही विकल्प जो है वो 4 है। आप फिर बाकी जो है पीडीएफ से आप मिलान कर लें कि किस प्रकार से आपके उसका प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मैं इनको मिटा रहा हूं। आगे एक प्रश्न आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो समाज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 92, जिसका सही आंसर है 2। मित्रों एक समास दिया गया, समास पद दिया गया काव्य निपुण। तो काव्य निपुण का जो समास विग्रह होगा मैं आपको बता चुका हूं समास की कक्षा में। काव्य में निपुण, इसका मतलब यहां पर काव्य में निपुण दिया हुआ तो सही है। फिर दिया गया कि देशभक्ति, देशभक्त, देशभक्त का सही विग्रह होगा देश का भक्त, तो ये भी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बता चुका हूं मैं आपको। समास प्रकरण आप मैया पाठशाला पर जाकर के समास प्रकरण देखें, ये सारे प्रश्न हिंदी बृहद व्याकरण कोश जो हमारी पुस्तक है वहां से, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वहीं से आ रहे हैं। ये मैं अपना नहीं तो कोई बड़प्पन बता रहा हूं, नहीं मेरा ये कोई अहंकार है। एक शिक्षक की साधना है, जब जब आरपीएससी प्रश्न पत्र लेती है तब तब अपने आप को जांचता हूं, तब लगता है कि जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए उसमें बहुत आनंद आ रहा है। और मित्रों इसका कोई भी शुल्क भी नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क कक्षाएं हैं। तो देखिए देशभक्त, देश का भक्त, हाँ ये ध्यान रखना, यदि देशभक्ति आ जाएगी तो देशभक्ति देश की भक्ति नहीं होगी, वहां पर उसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये ठीक था, ये भी ठीक था। फिर आगे दिया गया श्रम साध्य,
ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि साध्य शब्द जब आ जाए अंत में तो उससे पहले स जोड़ना है, श्रम से साध्य। और एग्जामिनर ने यही प्रश्न दिया, इसका मतलब ठीक है। एक प्रश्न दिया राष्ट्रभक्ति, ये समस्पद है राष्ट्रभक्ति, और इसका विग्रह लिख दिया गया राष्ट्र की भक्ति, और यही गलत है। जब कभी भी ध्यान से अंडरलाइन करके सुनिए, भक्ति किसी पद के उत्तर में आ जाए तो की गलत होता है, वहां पर के लिए का प्रयोग होना चाहिए, तो सही होगा राष्ट्र के लिए भक्ति। मैं फटाफट आगे चल रहा हूं। इसमें एक पूछा गया, समाज से संबंधित 2 प्रश्न आए, एक प्रश्न ये करा चुका हूं, एक प्रश्न और है। उस प्रश्न में क्या पूछा गया, चलिए आइए बात करते हैं। पूछा गया कि सामासिक पद कौन सा गलत है। एक में दिया गया कि स्वर्ग को गत, और इससे बना लिया गया स्वर्गगत। कल की कक्षा को याद करो, परीक्षा आज हुई है, कल बता चुका हूं। और फिर दिया गया कि बी ऑप्शन था कि शब्द अब्दों का समूह, ये बता चुका हूं मैं, अब्दों का समूह। और इससे क्या बनेगा कि शताब्दी बिल्कुल बनेगा। गत से पहले को जोड़ना है, शताब्दी शतवसु का समूह होता है। और एक कर्मधारय समास का उदाहरण था काला है जो शाम, ये तो विग्रह है, इससे बनने वाला जो समस्त पद है वो है काला शाम। फिर एक विग्रह था जीवन पर्यंत, ऐसा विग्रह दिया हुआ था, और आगे लिखा हुआ है आजन्म। आप पीडीएफ में देख करके इन प्रश्नों को समझोगे, आपको आनंद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आप जो है वहां से देख ले, डाउनलोड कर ले, और उससे मिलाते हुए इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। जीवन पर्यंत जो है वो आजन्म नहीं होता, बल्कि आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत, जन्म तक, जन्म से लेकर। जीवन पर्यंत का सही होगा जो है आजीवन। ऐसा होता तो ये सही था, इसलिए ये विकल्प गलत है। ये ठीक है, स्वर्ग को गत स्वर्गगत बनता है, शत अब्दों का समूह शताब्दी बनता है, काला है जो सांप, काला सांप कर्मधारी का उदाहरण, ये जो है शताब्दी द्विगु का उदाहरण, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, और ये जो अव्यभाव का उदाहरण था, लेकिन ये गलत दे दिया क्योंकि जीवन पर्यंत से आजीवन बनना था, आजन्म नहीं बनता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न जो बार बार आता है, हमेशा विद्यार्थी गलत करते हैं। मैं उपसर्ग प्रकरण में आपको पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। पूछा गया कि किस में वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। एक दिया गया वित, दूसरा था व्यथा, एक था व्यतीत, और एक था विदित। आप लोग सोचिए किसमें वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। मित्रों, वित्त में वी उपसर्ग नहीं है। व्यथा शब्द व्यथ से बना है, यहां भी नहीं है। विदित शब्द जो है वो विद धातु से बना है। व्यतीत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है वी और अतीत, और अतीत का भी संधि विच्छेद होता है अतीत और इत। खैर वो तो आगे की बात थी, लेकिन वी उपसर्ग पूछा तो सही ऑप्शन व्यतीत होगा। और ये व्यतीत आपके 94 प्रश्न जो आज पूछा गया उसमें 3 नंबर विकल्प जो है वो ठीक है। प्रश्न संख्या 95 जो पूछा गया, इसमें यह पूछा गया कि ईर प्रत्यय किसमें है। 4 विकल्प थे, एक में था जमीन, एक में था जहीन, एक में जमीन है, एक में जहीन है, एक में महीन है, और एक में ग्रामीण है। हमें यह ध्यान रखना है कि ईन प्रत्यय हिंदी का तद्भव प्रत्यय है, जो कि तद्भव शब्द के साथ जुड़ेगा। जमीन, जहीन, महीन ये विदेशज शब्द है। सही विकल्प है ग्रामीण। तो आपको यह ध्यान रखना है, मैं इसको मिटा रहा हूं। और ईन प्रत्यय जमीन, जहीन, महीन में नहीं हो सकता, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा 96 जो प्रश्न है 96, ये प्रश्न भी प्रत्यय से संबंधित है, और इसमें पूछा गया कि किसमें एरा प्रत्यय नहीं है। यह प्रश्न बहुत बार आया है। एक है कमेरा जो काम और एरा से बनता है, एक है सपेरा जो सांप और एरा से बनता है, एक ममेरा जो मामा और एरा से बनता है। लेकिन सवेरा में ये मूल ही शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय नहीं है, तो सही विकल्प आपका चुनना है 4। प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया कि कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, और उसमें पहला जो है वो है तत् और जन्य, और इससे परीक्षक ने आपको पूछा है तदजन्य, ये गलत है। सही शब्द होगा तजन्य। तो ये आपका यही सही विकल्प है। सत और गति से सदगति बनता है, विद्वत और मंडल से विद्वत मंडल बनता है, चित और आकाश से चिदाकाश बनता है। आगे मित्रों पूछा गया कि कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु
से संबद्ध नहीं है। आपको यह बताना था कि ये जो चार विकल्प है, इन चारों विकल्पों में गुरु जो अनेकार्थी, क्योंकि गुरु जो है वो आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक को भी कहते हैं, गुरु भारी को भी कहते हैं, गुरु जो बड़ा होता है उसको भी कहते हैं, श्रद्धेय को भी गुरु कहते हैं। चार ऑप्शन थे, सुनिए कौन सा शब्द अनेकार्थी गुरु से संबंध नहीं है। चार विकल्प है, पृथ्वी, भारी, बड़ा और श्रद्धेय। तो पृथ्वी जो है वो गुरु का इससे कोई लेना देना नहीं, भारी, बड़ा और श्रद्धेय ये गुरु का अर्थ है। आगे पूछा गया था 99 प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, इनमें कौन सा विकल्प युग्म सही नहीं है। पहला ही सही नहीं है, रहित विरहित, रहित और विरहित परस्पर विलोम नहीं है। स्मरण विस्मरण विलोम शब्द है, संकल्प विकल्प विलोम शब्द है, सम्मुख विमुख विलोम शब्द है। इसका मतलब सही आंसर 1 है। विलोम शब्द से दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, शतक हमने लगा दिया है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। नत आनत और नत आनत विलोम सही है, सही है पूछा है। नत का आनत नहीं होता है, उन्नत होता है। मुक्ति विमुक्ति ये परस्पर विलोम शब्द नहीं है। शिष्ट का अशिष्ट विलोम शब्द होता है, विशिष्ट नहीं होता। सही विकल्प 100, प्रश्न संख्या 100 का सही विकल्प 4 है, संगठन विघटन। मित्रों आगे क्वेश्चन संख्या 101 में पूछा गया, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। पहला है जठर और जरठ। जठर पेट को कहते हैं और जरठ बूढ़ा, बिल्कुल ठीक है। चक्रवाक बवंडर को कहते हैं और चक्रवाक चकवा पक्षी होता है उसको कहते हैं, तो ये भी ठीक है। कटौती करना, किसी चीज की कमी करना, और कठौती जो काष्ठ पात्र होता है उसको कहते हैं। इस प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो मैं बोल रहा हूं। एक दिया गया कटिबद्ध और एक दिया गया कटिबंध, इन दोनों में क्या अंतर है सामान्य साग विद्यार्थी भी जानता है। कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, और ये जो है कटिबंध जो है ये सज्जा जो आभूषण है, कमरबंद जिसको हम कहते हैं वह है। तो इसमें ये उल्टा दे दिया गया। कटिबद्ध, कटिबंध को तो तैयार बता दिया गया और कटिबद्ध को कमरबंद बता दिया गया, इसलिए सही विकल्प इसका जो है 3 होगा। मित्रों आगे है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का, वाक्यांश बोला जाता है उसके लिए सही शब्द, जैसे जो सब जानता है सरबत जी कहते हैं, अल्प जानता है अल्पत जी कहते हैं, बहु जानता है बहु जी कहते हैं। इस प्रकार चक्षु से श्रवण करता है चक्षु श्रवा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 विकल्प बोल रहा हूं। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है उसको लोरी कहते हैं, सब जानते हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला जो शिष्य है उसको अंतेवासी कहते हैं, और वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसको अल्पत जी कहते हैं। एक विकल्प जो 2 नंबर पे था ये गलत है इसका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आगे लिखा है उपत्यका। उपत्यका जो है वो समीप की भूमि होती है, बार बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया प्रश्न। इसका सही आंसर था, होना चाहिए था अधित्यका। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका नहीं कहलाती है, इसका सही आंसर है अधित्यका। आगे बढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। और आप लोग हिंदी बृहद व्याकरण कोश बहुत सारे विद्यार्थियों के पास, हजारों विद्यार्थियों के पास है, आप लोग देखिए इस पुस्तक से एक भी प्रश्न बार यदि कहीं से भी है तो आप मुझे सूचित अवश्य करें। मित्रों किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, पूछा गया था कि 2 से अधिक उपसर्ग वाले शब्द, 2 से अधिक उपसर्ग। मैं 4 लिख रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं लेकिन बहुत सावधानी से करना चाहिए। समारंभ है, अविस्मरणीय है, फिर दिया है अव्यवस्था, फिर दिया है अत्याचार। विद्यार्थी क्या करता है कि साहब जो सबसे बड़ा है उसमें ही सबसे ज्यादा उपसर्ग होंगे, तो सबसे बड़ा अविस्मरणीय लग रहा है, लेकिन नहीं। देखो इसमें 2 उपसर्ग है, सम और आ और रंभ मूल शब्द है, इसका मतलब 2 से अधिक नहीं है, 2 है। इसमें अ उपसर्ग है, फिर वी उपसर्ग है, इसमें धातु अन्य प्रत्यय है, इसलिए मतलब यहां भी 2 है। यहां पर अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है और स्था मूल शब्द है 1 2 3, और यही 3 उपसर्ग वाला शब्द है। पूछा गया था 2 से अधिक उपसर्ग, तो ये व्यवस्था हो जाएगा। अत्याचार में जो है 2 उपसर्ग है, पहला अति है, दूसरा आ है और फिर 4 मूल शब्द है, क्योंकि प्रचार विचार संचार इस तरह से होता है। आगे चलता हूं। वर्तनी की दृष्टि से आप शुद्ध अशुद्ध का पूछा गया प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और
आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करते हुए इस प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो ये आपको आनंद आएगा। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध मैं बता देता हूं, इसमें 4 नंबर होगा। देखो 4 नंबर शुद्ध है। इसका दंपति को ऐसा लिखना चाहिए, ती छोटा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। पति जब अकेला लिखते हो तो छोटा होता है, लेकिन दम का मतलब पत्नी, जब पत्नी के साथ होगा तो कभी भी पति छोटा नहीं होता। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, दंपति। फिर हम लोग ये अहल्या, हम लोग अहिल्या लिख देते हैं। अहिल्या माने जो हिला नहीं है, जबकि ये शुद्ध शब्द अहल्या होता है। फिर एक बहुत अच्छा शब्द दिया द्रष्टव्य, और पूरा हिंदुस्तान इसको दृष्टव्य लिख रहा है, ये गलत है। शुद्ध शब्द है द्रष्टव्य। चलिए मैं तो आगे चलता हूं। प्रश्न आया कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प पढ़ रहा हूं। सुत, तनय, आत्मज, ईर्ष्या, असूया और मत्सर। देखो सुत, तनय और आत्मज ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। ईर्ष्या, असूया, मत्सर ये डाहा घृणा के पर्यायवाची हैं। पाषाण, प्रस्तर, उत्पल यही गलत है, क्योंकि पाषाण और प्रस्तर ये तो पत्थर के होते हैं, लेकिन उत्पल कमल को कहते हैं, उत्पल, इसलिए उत्पल आ गया, इसका मतलब यही गलत है। बाकी नीचे है रश्मि, अंशु और मयूख, ये किरण के पर्यायवाची हैं। आगे चलता हूं। प्रश्न आया कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? और मैं जब भी हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं तब ये सदैव मैं कहता हूं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में है? ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। यदि आप ध्यान से सुनोगे, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। देखो, एक है आग्नेय, पूछा गया है कि जिसमें उपसर्ग भी हो, जिसमें प्रत्यय भी हो। पहला ऑप्शन आग्नेय है, फिर अस्तित्व है, फिर निष्कासित है, निष्कासित, और एक है अधुनातन। आपको छांटना है इन चारों में से कि इसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है, जिसमें प्रत्यय भी है। आग्नेय में अग्नि मूल शब्द है, हम जानते हैं, और ए प्रत्यय, इसका मतलब प्रत्यय तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अस्तित्व में अस्थि मूल शब्द है, अत्व प्रत्यय, इसका मतलब मूल शब्द और प्रत्यय इसमें भी नहीं है। निष्कासित में निश उपसर्ग है, काश मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, इसका मतलब ये निश उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, सही आंसर निष्कासित है। अधुनातन में अधुना के साथ में तन प्रत्यय जुड़ा है, तन प्रत्यय का अर्थ में जुड़ता है, जो आज का होता है वह अधुनातन होता है, यह ध्यान रखें। और इस प्रकार व्याकरण के प्रश्न इतने ही थे। जो विद्यार्थी केवल विशुद्ध व्याकरण के हैं वो इस कक्षा से बाहर हो जाए। अब साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 109, एक पद्यांश आया है। पद्यांश के आधार पर मैं केवल उत्तर बोल रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। जो पद्यांश है उसका आधार पर उत्तर है, असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो कायर करता है। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं होता? धन संपदा के बिना। इस पद्यांश के आधार पर धन संपदा के बिना जीवन व्यर्थ नहीं होता। पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? 4 ऑप्शन है, वाग्वीर, दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर। तो कर्मवीर का यहां पर बखान किया गया है। ये 3 प्रश्न जो थे वो पद्यांश पर थे। आगे वाले 4 प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित है, मानी पैसेज जिसको आप कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 112 का सही आंसर 4 है। उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कहा गया? तो लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को। राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? सही आंसर 3 है। उसकी साहित्यिक धरोहर अत्यंत समृद्ध होती है। क्वेश्चन संख्या 114 का सही उत्तर 2 है। उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर जो होगा उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा होती है। 114 का सही आंसर 2 है। 115 ये आपके जो 11th, 9th, 10th, 11th, 12th में जो पाठ्य पुस्तकें चलती है राजस्थान शिक्षा बोर्ड की, उससे संबंधित प्रश्न थे। मैं थोड़ा तुरंत फटाफट इसका सोल्व करा रहा हूं। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, भय ने केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। इसमें पूछा है कि सृजन में संकलित इस दोहे के आधार पर बताइए कि चतुर चित्रकारों को भी मूड क्यों बनना पड़ता है? मूड क्यों बनना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 3 में लिखा है कि नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन करना संभव नहीं है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 116,
सही आंसर इसका एक है। अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो आत्मा के वस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन संख्या 117 का सही आंसर 1 है। क्वेश्चन संख्या 118 का सही आंसर 4 है। आपको पीडीएफ में आप देख लें। क्वेश्चन संख्या 119 में पूछा गया कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास। 120 में पूछा गया नाथ बैरु कीजे ताहिसु बुद्धि बल सकिए जीत जाहिसु तुम हई रघुपति अंतर कैसा खलु डैश 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 जैसा। सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे दी है? सूर्य और जुगनू से। राम जो है सूर्य है, तुम उसके सामने जुगनू हो। क्वेश्चन संख्या 121 का सही उत्तर 4 है। पीयूष प्रभाव वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन संख्या 122 किरण धेनुए, सही उत्तर इसका 3 है वसुधा को। 123 सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो गुली डंडा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 124 का मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत कथन किस विद्वान का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। मन लेहु पे देहु छटांग नहीं, कौन सी पाटी पढ़े हो लल्ला। मन लेहु, हे लल्ला तुम कौन सी पट्टी पढ़ के आए हो? मन लेहु, एक मन भर ले लेता है, देहु छटांग नहीं, लेकिन तू छटांग भर भी नहीं देता। ऐसा प्रेम का जो प्रतीक था, हम जानते हैं सुजान नाम की वेश्या और उसे प्रेम, और अंत में वो जो प्रेम था वो लौकिक धरातल से शुरू होकर के अलौकिक धरातल पर, वही जो बंधन का कारण था घनानंद की मुक्ति का कारण भी बनता है। क्वेश्चन संख्या 125 आगे बढ़ रहा हूं। मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? स्वामी विवेकानंद का अंश है ये। 126 का सही आंसर 4 है, कश्मीर की प्राकृत शोभा से। 127 का सही आंसर है जो है एक भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता यदि निराशा से हुआ, ये सही आंसर है, मेल नहीं खा रहा है। काग के भाग बड़े सजनी माखन रोटी, प्रजा प्रवाह में संकलित रसखान द्वारा रचित इस काव्यांश में काग के भागी की सराहना क्यों की गई है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लिया उस काग ने, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई। निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साये में धूप, ये गजल संग्रह दुष्यंत कुमार का बहुत महत्वपूर्ण है। दुष्यंत कुमार आधुनिक काल में। मित्रता, क्वेश्चन संख्या 130 का सही आंसर 2 है औषध से। क्वेश्चन संख्या 131 कामती उंगलियों में कस कर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण विद्ध क्रौंच युगल की मुख पीड़ा थी, ये गद्यांश मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत है? निर्वासित पाठ से उद्धृत है। आगे चलता हूं। क्वेश्चन संख्या 132 का सही आंसर 3 है। क्वेश्चन संख्या 133 का सही आंसर 4 बेनी माधव सिंह। क्वेश्चन संख्या 134 का सही आंसर है गरीब अपाहिजों पर विश्वास उठ जाने के भय से। 135 आयो घोष बड़ो व्यापारी, बहुत ही अद्भुत अद्वितीय प्रसंग सूरदास का। अपराध से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? घोष जो है अहिरों की जो बस्ती थी, इसमें घोष का क्या अर्थ है? वैसे घोष का प्रभाव होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने नगर किया होगा, इसका सही है अहिरों की बस्ती। अपरा में संकलित द्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? द्रुत झरो, द्रुत पत्ते को कहते हैं झर जाओ, इसका मतलब आशापूर्ण नव युग के आगमन की। क्वेश्चन संख्या 137 जो है शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में, ये पंक्तियां औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पत्नी के लिए। इनमें 138 का सही आंसर है 2 देशभक्त। 139 का सही आंसर 1 है कथनी और करनी की विसंगति। 140 का सही आंसर 3 है प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। 141 का सही आंसर 2 है निक्की, रोजा और रानी। 142 जो है उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 नंबर सुमेलित नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 143 नंबर क्वेश्चन, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिए। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, माफ करें, हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिख रहे थे, तब उन्होंने मिश्र बंधु की कृति को आधार बनाया
और उन्होंने बेबाक रूप से, आज तो साहित्य की कितनी कितनी चोरी हो जाती है, उन्होंने बेबाक रूप से ये कहा कि जो मैंने ये उदाहरण जो लिए हैं मिश्र बंधु विनोद से ही लिए, यद्यपि वो मिश्र बंधु विनोद जो इनका ग्रंथ जो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी का जो ग्रंथ है उसकी आलोचना भी कहीं ना कहीं उन्होंने करी, लेकिन उनका आभार भी प्रकट किया। क्वेश्चन संख्या 144 कहता है कि यदि मुझे में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए, गांधी जी ने ये बात किससे कही थी? मिस्टर एंड्रूज से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 145 हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने जो है विभाजन किया 12 भागों में हिंदी साहित्य को। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है 3, वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्व का विवेचन है, ये गलत है। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 793 से लेकर 1693 तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ऑप्शन 4। मित्रों क्वेश्चन संख्या 148 का सही आंसर 3 है। 149 क्वेश्चन राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? तो सरहपाद, जिसका नाम सरहपाद भी है, उसे ही कहा है। और निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। देखिए श्रावकाचार जो है वो देवसेन की है, परमाल रास जो है वो जगनीक की है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये जो कृति है ये जो है वो ये शालिभद्र सूरी की है। परमाल रास जो है वो इसकी पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की कृति है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की, ये आदिकालीन कृतियां हैं और इसका सही विकल्प जो है वो 4 है। मित्रों मेरी बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने प्रश्न पत्र दिया सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत, खूब स्वाध्याय, पूर्ण मनोयोग के साथ किया गया कोई भी काम असफल नहीं होता। मैंने मेरा फर्ज निभा दिया, आप इससे कितना सीखते हैं ये आप पर है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने ये प्रश्न पत्र दिया है उन सब के लिए मैं शुभाशीष देता हूं और आगे से भविष्य में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसका पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण सकारात्मक दृष्टि से इनका अध्ययन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।